नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं कृतज्ञ हूँ कि आपके इस कार्यक्रम में आपने मुझे शामिल किया। हमारे एक्टर्स वे चैनल पर हम बात करते हैं अभिनय, जीवन और कला के विषयों पर, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में बात की सर एक्टर के साइलेंस के ऊपर, जिसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से साइलेंस के ऊपर बताया कि दरअसल साइलेंस क्या है, मौन क्या है, और एक एक्टर को हमेशा मौन में ही रहना चाहिए और एक होकर रहना चाहिए। सर, इस बार हम उसी का एक अगला पक्ष बात करेंगे, डायलॉग। अगर अब साइलेंस में है तो आपने उसे समझा दिया, अब जो डायलॉग है उससे एक एक्टर का क्या संबंध है, और उसमें जो डिक्शन भी आता है कई बार कि डायलॉग अगर आपको बोलना है तो आपका डिक्शन कैसा होना चाहिए, आपका एक्सेंट कैसा होना चाहिए, तो इस पे सर आप कुछ बताएं। थैंक यू। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विषय बहुत अच्छा है। और पिछली बार हमने साइलेंस पर बात की थी, आर्ट में साइलेंस, सिनेमा आर्ट में साइलेंस। तो साइलेंस चूँकि एक प्रोफाउंड टर्म है, इसलिए उसको हम उसकी प्रोफाउंडनेस को मेंटेन करते हुए बोलेंगे। इसलिए हो सकता है डीप बातें करने पर ये कठिन हो जा रहा हो, तो आपके दर्शकों के लिए ये डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये डीप और डीप होता जाए ताकि दर्शकों की भी क्षमता हो सुनने की, समझने की। असल में जो समझने न समझने वाला विषय है वो ये है कि व्यक्ति के पास जो अपने कंसेप्ट्स और ओपिनियंस हैं वो उस टर्म्स में चीज़ों को समझना चाहता है। जी। इसलिए जब ऐसी बातें आती हैं जो बहुत अच्छी बातें हैं, सरल बातें हैं, लेकिन उनके ओपिनियन और टर्म्स और कंडीशंस के अनुसार नहीं होती है सुनने वाले के, तो उनको कठिन लगता है। कठिनाई लगने का ये कारण है। पर हम सबके अनुसार सब नहीं कर सकते। हाँ। हम तो अब साइलेंस के बाद जो आपने दूसरा विषय लिया है वो वाक है, स्पीच। जी। पहले मौन होगा, फिर आदमी उसको बोलेगा। दो ही चीज़ें होती हैं। उसी में दो तीन टर्म्स हैं, स्पीच वर्क, रंगमंच में भी और फिल्म में भी, डिक्शन, आपने एक्सेंट कहा और बहुत अच्छी बात है, पिच है, वॉल्यूम है, इन सबको लेकर हमारा एक स्पीच वर्क बनता है। जी। लेकिन इसको भी हम लोग एक नए अप्रोच में समझेंगे। वो नया अप्रोच होगा भारतीय अप्रोच, ऐसा मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, बड़ों को देखता सुनता हुआ। उसमें मैंने देखा कि जो शब्द लोग बोलते हैं और जो समझते हैं और लोगों को समझाते हैं वो पूरा वेस्टर्न है। यस। है ना? भारतीय उच्चार, भारतीय वाक, वो आर्ट में कैसे काम करता है एक्टर के लिए और उसको कैसे देखा गया है, वो उस पर बात ही नहीं हुई अभी तक। मतलब मैं पिछले 40 साल का एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। कभी भी मैं भारतीय परिवेश में, मैंने भारतीय रंग कर्म के लोगों के साथ भी मैं रहा हूँ, कारंत जी के साथ, आदि आदि लोगों के साथ, पर्णिका जी के साथ। और जहाँ तक सिनेमा की बात है वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। बस ये देखते हैं कि आपका उच्चारण दोष तो नहीं, आप स ठीक ठाक बोलते हैं कि नहीं, बस हो गया। लेकिन स्वर और वर्ण, वर्ण माने कि अल्फाबेट्स, दोनों का प्रयोग करने के लिए हमारे यहाँ कैसे सोचा गया है, भारतीय दृष्टि क्या है, इंडियन एस्थेटिक्स में, मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी सी बात अभी हो सकती है। बिल्कुल सर। कि उसमें थोड़ी सी भी चूक होने से कैसे बदल जाता है सब कुछ। और हमारे यहाँ तो ये भारतीय ऋषि परंपरा रही है, कला के लिए भी ऋषियों ने ही कला का ग्रंथ लिखा है ना। तो थोड़ा सा वहाँ से अगर हम लोग आलोक ले लें, रोशनी ले लें, तो हम लोग फिर एकदम 2024 में आ सकते हैं। उसमें ये स्वर और वर्ण को महत्व दिया गया है। वर्ण का मतलब अक्षर, वर्ण का मतलब रंग भी होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट्स और स्वर, स्वर हमारे यहाँ एक्टर के लिए 4 बताए गए। एक तो स्वरी, जो हम लोग का नेचुरल टिम्बर है, जो आदमी जैसे बोलता है, जिससे पहचान होती है कि अच्छा ये अनुराग बोल रहा है, ये सुमित बोल रहा है ना। उसमें और 3 होते हैं, उदात्त मतलब जोर, पिच बढ़ जाना, अनुदात्त थोड़ा सा लो टोन में हो जाना, और कंपित, डरा हुआ आदमी जैसे बोले। ये 4 चीजें होती हैं। ठीक। अब क्या होता है कि अगर जहाँ पर आपको उदात्त करना है, जहाँ पर उदात्त नहीं करना है, अगर आप उल्टा कर देंगे तो अर्थ बदल सकता है। मैं अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दूंगा जिससे
सुन के एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि फिर गहराई नहीं रह जाएगी। जी बिल्कुल। तो जहाँ पर जिस स्वर का जैसा उच्चारण है वो नहीं करने से कितना अनर्थ हो सकता है, इस पर छोटी सी कहानी बताते हैं। क्योंकि हमारे भारतीय परंपरा में गूढ़ विषयों को बताने के लिए रोचक कहानियां बताई गई हैं कि एक बार देवताओं का ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ। वो मेटाफोरिकल होता है। एक बार ऐसा हुआ कि बृहस्पति देवताओं के गुरु, तो उन्होंने उनकी वजह से नारायण विजयी हुए थे, देवता लोग विजयी हुए थे। फिर बीच में देवताओं के कुछ आचरण से गुरु बृहस्पति थोड़ा रुष्ट हो गए थे और चले गए। तो किसको अपना गुरु बनाया जाए? एक त्वष्टा नाम के ऋषि थे। तो त्वष्टा नाम के ऋषि के बेटे विश्वदेव, उसको उन्होंने देवताओं को गुरु बना दिया, इंद्र ने बना दिया। चलने लगा। बाद में इंद्र को पता चला कि ये हम लोग का काम तो करता है, ये राक्षसों से भी, दानवों से भी मिला हुआ है। इंद्र ने उसको मार दिया, खत्म कर दिया। ऐसे लोग तब भी होते हो, देवताओं की दुनिया में भी होते हैं। तो इससे क्या हुआ, उनके पिता त्वष्टा को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने एक यज्ञ कराया। और पहले क्या होता था, यज्ञ कराने से किसी को पुत्र के लिए प्राप्ति चाहिए, बेटी चाहिए, जो चाहिए वो यज्ञ होता था। इसीलिए और वो चीज़ होता था। आज यज्ञ होने पर ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग यज्ञ कराते हैं अपने यहाँ पैसा खर्च करके, बेटे की शांत करने के लिए, पुत्र की कामना के लिए, कोई भी नहीं होता। उस वक्त क्या हुआ था उसी को बताने के लिए, तो जो त्वष्टा ऋषि थे उन्होंने इसलिए यज्ञ कराया कि ऐसा बेटा जन्म लेगा जो इंद्र का वध करेगा, इसलिए यज्ञ कराया। मंत्रोच्चार हो रहा था। तो ये जो लड़का पैदा होगा, ये वक्रासुर, जो इंद्र को मारेगा। ठीक। तो वो जो मंत्र पाठ हो रहा था उसमें एक जगह था कि इंद्र शत्रु वर्धस्व, इंद्र का जो शत्रु है वो बढ़े, वृद्धि हो उसकी। अब क्या है कि इंद्र शत्रु जब है तो इंद्र द्र जब है तो वहां पर अ है, ठीक, और शत्रु में ऊ है, शत्रु। अच्छा, तो बहुत सीधा सीधा संस्कृत चल रहा है। और इसमें क्या है कि जब इंद्र के साथ शत्रु जुड़ रहा है वहां पर बहुव्रीहि समास है, उसको डिटेल नहीं करेंगे अभी ताकि कठिन न लगे। अक्षर अक्षर जब जुड़ता है तो उसको संधि कहते हैं, शब्द शब्द जब पास आता है तो उसको समास कहते हैं सरल भाषा में। जैसे माता और पिता समास में बदलना है तो माता पिता होते हैं, इतना सरल समास होता है। 3-4 प्रकार के होते हैं, वो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर इंद्र शत्रु जहाँ पर है बहुव्रीहि समास है, तो वहाँ इंद्र शत्रु बोलना था। इंद्र शत्रु, इंद्र बहुत बारीक सी चीज है। और शत्रु बोलने में ऊ को उदात्त कर देंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिससे कर्मधारय बनता है। और इधर अ बोलेंगे तो बहुव्रीहि बनेगा, वो बोलना था। लेकिन जो मंत्र पाठ कर रहा था वो अ की जगह पर ऊ पर स्ट्रेस दे दिया। तो उसका मतलब हो गया इंद्र का जो शत्रु है वो बढ़े ना होके इंद्र जिसका शत्रु वो बढ़े। खाली इतना सा, खाली जिसको कहते हैं हमारे यहाँ कि इस पर आप स्ट्रेस दीजिए आज की भाषा में। उस वक्त ये था कि उसने इसको उदात्त करने की जगह इसको उदात्त कर दिया। इंद्र शत्रु वर्धस्व की जगह शत्रु पे कर दिया, इंद्र पे करना था। बहुव्रीहि समास से तत्पुरुष समास हो गया। और इंद्र का शत्रु बढ़े, वक्रासुर बढ़े, वो ना होके इंद्र बढ़े हुए अर्थ चला गया। हाँ, उल्टा हो गया। तो क्या होता है उसमें, इससे ये बताया गया इस कहानी से कि स्वर और वर्ण का गलत उच्चार अगर हो जाए तो न सिर्फ अर्थ बदल जाएगा, बल्कि जो व्यक्ति जिस चीज के लिए कर रहा है ये यज्ञ, उसको उसका इतना नुकसान होगा कि वो खुद नहीं रह जाएगा। ये करने पर जिसका वर्धन की बात हो रही थी वो यजमान ही, उसी की मृत्यु हो गई। यहाँ तक था यज्ञ का। पहले वेद से ही चला रहा है ना यज्ञ की चीजें। यज्ञ का मतलब कोई भी कर्म करे। तो नाट्य यज्ञ होता है, फिल्म भी एक यज्ञ है। और वहां पर एक्टर की भूमिका देखिए कि अगर थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक जैसे लिखने में आ जाए, कि छपा हुआ भूल, प्रूफ की गलती, पढ़ने में कितना खराब लगता है। बोलने से इतना प्रभाव, क्योंकि यज्ञ से बेटा पैदा होगा, वो बेटा वध करेगा इंद्र का, इतनी बड़ी चीज थी। लेकिन उसके उच्चारण से क्या हुआ, इंद्र ने उसको वध कर दिया है। इंद्र का बढ़ गया, इसलिए मर गया। ठीक है, तो इतना खाली फर्क इंद्र शत्रु वर्धस्व में इतनी सी बात है, हल्का सा करने से इतना बड़ा चीज हो गया। तो यजमान जो था वही खत्म हो गया। तो हम लोग अगर फिल्म को यज्ञ के रूप में ले
तो देख सकते हैं कि डिक्शन का, स्पीच का, उच्चारण का हमारी दृष्टि में, भारतीय दृष्टि में कितना सूक्ष्म है और गहरा महत्व है। अब यहाँ से ये बात लेकर के भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में इसको खूब अच्छे से बताया है। पहले उन्होंने सात्विक भाव बताया है, शुरू का फर्स्ट जो शुरू का पोर्शन है नाट्यशास्त्र का वो भाव को लेकर है, सात्विक भाव को लेकर है। उसके बाद उन्होंने पूरा आंगिक को लेकर बताया है, फिर उन्होंने वाचिक पर बताया है। तो 18 से लेकर के आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सिर्फ वाचिक पर है। और वाचिक में सारा चीज बताया गया है कि अगर सूच्य है, लोगों को कठिन होता है सूच्य क्या कैसे समझे, सूचित करने वाला चीज, दूर है तो कैसे बोलेंगे, पास है से कैसे बोलेंगे, अंगाभिनय कैसे होगा, अंग के साथ किसी आवाज डायलॉग को कैसे बोलेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। भारी भरकम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। तो एक एक्टर सीख सकता है कि वो अपने स्पीच वर्क कैसे करे, कैसे पुख्ता करे, मैच्योर करे और करता ही रहे, और उसमें सारी इंद्रियों का प्रयोग कैसे करे, अपने लिम्बिक सिस्टम का प्रयोग कैसे करें, और लिम्बिक सिस्टम का प्रयोग कैसे करें कि जब यूज जिस उपांग का करना हो, अंग में जो उपांग है वो वही हो। अगर मान लीजिए आपको कोई एक शब्द बोलना है और शब्द के प्रयोग से सिर्फ एक आंख का यूज करना है तो उतना ही करें। और यहाँ तक बताया गया है कि आप कोई ये वाक्य है उसमें किसी एक शब्द की जगह पर आप कोई एक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं और मतलब कन्वे हो जाए, जो कि हम साधारण रूप से संजीव कुमार के डायलॉग से समझाते हैं, जिसको यहाँ उल्लेख करना जरूरी नहीं। तो ये कितना खूबसूरत है कि एक सेंटेंस, एक डायलॉग है आपका, उसमें आप किसी शब्द को ऑल्टर भी कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन से, अपने किसी लिम्स से। सर लिम्स बताइए। लिम्स का मतलब हुआ हमारे शरीर को अभिनेताओं के लिए दो भागों में बांटा गया है। एक गले से ऊपर का भाग सिर, और गले से नीचे का भाग धड़। ये जो धड़ में जो इंटेलिजेंस है उसको लिम्बिक इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा। वो इंटेलिजेंस ब्रेन के इंटेलिजेंस से ज्यादा मारा गया है आर्ट की वर्ल्ड में। ऐसे जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर मेरे कोई बैठा होगा, वो अगर खड़ा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। बिना उधर देखे कैसे पता चलता है कि जो बीच का हिस्सा है हम लोग पुतली में, उसके ऊपर जो रेटिना व्हाइट कलर का, उस वो भी देखने का काम कर रहा है। हम लोग उस सफेद भाग से देखते हैं कि वो खड़ा हुआ बैठा, तब वो लोग जा रहे हो क्या, है ना। तो यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व है। तो इसी तरह से अगर कोई हमने शैडो देखा, हिला, तो पहली चीज आदमी का डर है सांप का। वो जो सूचना आई वो हमारे ऑप्टिकल नर्व के पास या रेटिना के पास, वहाँ पर केमिकल सिग्नल्स है, वो हमारे जो ब्लड सेल्स है, सेल्स में वो एम्बेडेड है, उसके अंदर है, वो उसके थ्रू जा रहा है ब्रेन तक। अब वो ब्रेन तक जब सूचना गई कि डर की, तो ब्रेन में जो मेमोरी है वहाँ पर डिबेट शुरू होता है। बहुत खटाक से, जैसे कंप्यूटर में एक टाइप करते हैं आ जाता है, लेकिन एक के प्रोसेसर से होकर वहाँ आने में एक लंबा प्रोसेस है, इसको हम लोग नहीं जानते। हम लोग सोचते हैं एक ही आ गया, लेकिन इसको स्लो मोशन में देखा जाए तो बहुत कुछ है, कई चीजों से कोई गुजरता है। वैसे ही जो ये सूचना देखा, हम लोग डरते हैं, उसके बीच में लंबा प्रोसेस है, बहुत जल्दी होता है। तो ब्रेन में डिबेट करता है कि क्या इसका अनुभव हमारे पास पहले से है, हमको क्या करें, फाइट करें कि फ्लाइट करें, इससे लड़े या भागे। जब तक वो कहेगा कि ऐसा करो तब तक सांप काट लेगा। इसलिए हम लोग क्या इस लिम्बिक इंटेलिजेंस बनाया गया है, जिसको मैं लिम्बिक विजडम भी बोलता हूँ, कि उससे पहले ही रिफ्लेक्स एक्शन में आप कुछ कर जाएंगे, ब्रेन जब तक आपको कहेगा। इससे जब कुछ छड़ आती सामने से, हम लोग खट से ऐसे कर लेते हैं कि ब्रेन की बात नहीं मानते। तो अचानक से, इसलिए मैं आप देखे होंगे, हम एक्टिंग वर्कशॉप में बहुत कराते हैं, हम बोलते मेरे शब्द को सुनो। तो मैं बोलता हूँ आपके पाँव के पास 20 बिच्छू, तो लोग सुनते हैं हाँ। फिर उनको बताते सुनना कि अगर पाँव को बिच्छू आपके पैर ऐसे रखे हैं तो खट से ऐसे होगा। तो खट से ऐसे होगा, ये ब्रेन से नहीं आता है। भले ही ब्रेन में सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन ये लिम्बिक सिस्टम से आता है। हमारे भीतर जो इंटेलिजेंस बना हुआ है, एक्टर को इसका यूज ज्यादा करना है, ब्रेन का कम करना है। ब्रेन का करने का मतलब है माइंड आ गया, सोचेगा, विचारेगा, तब तक सीन की जो स्पॉन्टिनिटी खत्म हो जाएगी ना। इस स्पॉन्टिनिटी के लिए रिफ्लेक्स एक्शन सीधे जुड़ता है, भरत मुनि उधर ध्यान दिलाते हैं। वाचिक अभिनय में, अंगाभिनय में, उसमें से कितनी मॉडर्न चीजें ली जा सकती है ना। अब इन सब चीजों को, एक तो हुआ ये स्थूल रूप से,
कि आप स्पॉन्टिनिटी का प्रयोग कैसे कर रहे हैं एक्टिंग में, और उसमें अपने सब लिम्स पर ध्यान आपका दिया गया है कि नहीं, जब एक्टर तैयार हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप यहाँ पर किसी को मारेंगे और यहाँ पर मारेंगे, दोनों का संवेदन अलग होता है। इस बात को एक्टर नहीं जानता होता है। जो शब्द बोला जा रहा है, जो वाक्य लिखा हुआ है, उसका संवेदन अंग में किस जगह पर है, यहाँ पर है, आँख की पलक में है, पैर में है ना। तो वो इमोशन लाता है। एक बहुत साधारण से एग्जाम्पल है जिसका उससे साधारण कुछ नहीं हो सकता। कोई कॉमेडी शो था, और उस कॉमेडी शो में तीन ऐसे एक्टर्स आए थे जो विलेन का रोल ही सारा जीवन किए थे, प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, रंजीत। अब उसमें कोई एक जो होस्ट के लोग हैं उनमें से कोई एक युवती आई थी। तब तक ये होने लगा कि उनमें से एक बोला कि डायलॉग में बोला ऐसा जो विलेनिश लगे, विलेन जैसा लगे, और कैमरा बाय द वे प्रेम चोपड़ा का, उन लोगों को पता भी नहीं था। प्रेम चोपड़ा का हाथ जो है अपने आप उसके थाइस पर ऐसे ऐसे करने लगा, आँख में ऐसे पूरा यहाँ से बोला रंजीत ने। साथ ही रजा मुराद प्रेम चोपड़ा का हाथ अपने आप ऐसे ऐसे करने लगा और आँख एकदम ऐसे हो गई। मतलब उसके तो ये उस चीज से जुड़ती हुई चीज है, तुरंत कम्युनिकेट होगा। क्योंकि फिल्म और थिएटर कम्युनिकेशन के बेस्ट मीडियम्स हैं। एक्टर्स उसमें सर्वोत्कृष्ट है फिल्म का, क्योंकि वो कैमरा सूक्ष्म चीजों को पकड़ता है। रंगमंच में आप स्थूल लाउडर बनाना पड़ता है। तो रंजीत ने बोला, लड़की का चेहरा दिखाया, फिर पेंशन दिखाया, तो उसका मतलब निगल ले मैंने आँख से भी, स्किन से भी, और दोनों हाथ ऐसे हो रहा है। मतलब वो आदमी जीवन भर इतनी एक्टिंग किया है तो रिफ्लेक्स एक्शन में बदल गया है, या प्रतिभा, दोनों में से कोई एक मान ले। क्योंकि कई बार इसको भी हम प्रतिभा कह सकते हैं एक्टर की, जब वो शास्त्र के अनुसार, प्रेम चोपड़ा ने नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन चीजें वही आ गई। उनको पता है कि हाथ को इस वक्त कहाँ जाना चाहिए और आँख और बाकी चीजों का यूज कैसे करना चाहिए, और वो लाउडर नहीं लग रहा है। ये एक लेवल हो, इमोशन तैयार हो गया। यानी अंग और शब्द के बीच में हमारे डॉक्टर में कहा गया है, जो भीतर है वो सात्विक है। आंगिक सात्विक वाचिक आचार बोला गया ना, भीतर जो है सात्विक है, बाहर जो है वो आंगिक है। दोनों को ब्रिज करता है वाचिक, दोनों को ब्रिज। तो ब्रिज जब वाचिक बोल रहे हैं तो अंग और भाव भी जाए ना। हाँ बिल्कुल, साथ ही साथ, नहीं तो फिर रस निष्पत्ति नहीं होगी, मजा नहीं आएगा लोगों को। तो कैसे अंग का यूज करें डायलॉग के साथ, और कैसे उससे भाव बनाए, क्रिएट करें, ये नाट्यशास्त्र में सीखता है एक्टर। ये तो हुआ स्थूल उदाहरण, स्थूल बात। इसी का रिफाइनमेंट भी है। इसका रिफाइनमेंट कहाँ है? क्लासिक सिनेमा। ठीक है, आप अगर वो साइलेंस ऑफ द वुल्फ नाम है, साइलेंस ऑफ द लैम्ब नहीं, आवर ऑफ द वुल्फ, आवर ऑफ द वुल्फ जो बर्गमैन फिल्म है, तो शुरू में लिव वुलमैन आकर के नरेट करती है, और वो बहुत दुखी है, उनके हस्बैंड कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं, पेंटर थे, और वो उस शहर कुछ लोगों से मिलते थे, बाकी कहानी है। तो फर्स्ट सीन में वो एक कमरे के सामने से आती है, एक साइड में नदी है, जहाँ से हम लोग बाद में देखते हैं कि कैसे उनका हस्बैंड मैक्स कॉन्सिलो, ये लोग दोनों नाव से आए थे, वहाँ घर बनाए थे, वो भी पेंटिंग अपनी वाइफ का इन्होंने किया, और अब वो गायब हो गया है। वहाँ से वो नरेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसे कैमरे के पास लिव वुलमैन आई है, कुछ पहनते हुए, और अपना दुख बता रहे हैं। इससे बड़ा दुख उनका क्या होगा? और वो भी वो बता रही है जो उनकी डायरी में ली है, उसमें से पढ़ के हम लोग को फिल्म के बाद उनके बारे में बताएगी पूरी बात। बीच बीच में उनका चेहरा जब मुड़ भी जाता है नदी की ओर, क्योंकि इधर ही से वो लोग आए, इधर ही वो गायब हुए। ठीक है, अब जो चीज स्थूल रूप से भी मैंने एग्जाम्पल दिया, बड़े आकार में फिल्म के लिए सूक्ष्म चाहिए, क्लासी चाहिए, तो लिव वुलमैन कर रही है। लिव वुलमैन में जितने शब्द बोल रही है, उस शब्द के साथ आप देखिए कितनी सूक्ष्मताएं आ रही है उसके एक्सप्रेशन में। उतना पोर्शन पीस काट के हम लोग पढ़ाते हैं क्लासेस में। जैसे मैंने कहा था कि अगर स्पीच वर्क सीखना है हिंदी में, गांधी फिल्म देखनी चाहिए पंकज कपूर ने किशोर, युवा, गांधी से लेकर वृद्ध, वयोवृद्ध तक का सब कुछ अपनी आवाज में किया है। पंकज कपूर कहीं है ही नहीं। जब वो ट्रेन से फेंका जाता है उनका सामान, मेरे पास टिकट है, फर्स्ट क्लास टिकट, तो उस वक्त आप गांधी का देखिए, और जब बुखार हुआ तब आवाज सुनिए, और जब
आंदोलन हो रहा है और गांधी बहुत अस्वस्थ है, तब जो बोले तब आवाज सुनी, एक ही आदमी बोल रहा है, वॉइस में उन्होंने पूरा वॉइस एक्टिंग किया। तो उतना पोर्शन को ऑडियो के लिए सुनना चाहिए। और ये जो ली वुलमैन वाला पोर्शन जो नरेट कर रही हैं, इसको खाली विजुअल देखना चाहिए कि सेम चीज अंगों का प्रयोग कितना किया है शब्द के उच्चार के लिए। कोई प्रदर्शन दिख ही नहीं रहा, लेकिन है, और है तभी हमारे लिए वो प्रभावशाली बना है। एक तो ये, दूसरा क्राइज एंड विस्पर्स में उसमें कई लोग हैं, इंग्रिड क्यूलिन भी है, ली वुलमैन भी है, और जो हैरियट एंडरसन भी है। बाय द वे, बर्गमैन की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उसमें 2 अभी जीवित हैं। अच्छा, एक 84 है ली वुलमैन, जीवित है, और 92 चल रहा है हैरियट एंडरसन। इस समर ऑफ मोनिका जी को बनाया था, पूरे विश्व में बहुत चर्चित हुई थी। वो उसमें कैंसर पेशेंट है, हैरियट एंडरसन। बाल कम हो गया है, दर्द है शरीर में। उनको देखने उनकी 2 बहनें अलग अलग शहरों से आई हैं और उस घर में रह रही हैं, और उस घर में उनको देखभाल करने की एक महिला है, बस 4 महिलाएं हैं। ठीक है, क्राइज एंड विस्पर्स, उसमें सबके अपने अपने एस्पायरेशंस हैं। इंग्रिड क्यूलिन को अपने हस्बैंड को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल शिकायतें हैं उसमें, और ली वुलमैन की अपनी चीज़ें, ड्रीम्स हैं, खूबसूरती हैं, उसमें अर्लेन जोसेफसन भी हैं। अब ये जो बिस्तर पर खाली पड़े रहना है और दर्द, इसका हैरियट एंडरसन का जो रोल है मेन, जिसको देखने लोग आए हैं, वो एक बार जाके कागज में कुछ लिखते भी हैं, उसमें लिखने की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो वो जब कुछ बोलना चाह रही है, नहीं बोल रही है, वो वैसा नहीं है जो भारतीय सीरियल्स में दिखता है कि हमें रुलाई आ रही, फिर भी रुलाई रोक रहे हैं, फिर भी डायलॉग बोलने जा रहे हैं, रोक रहे हैं। वो स्थूल है, ये क्लासिक है। इनके चेहरे पर जो शब्द का उच्चार आ रहा है, आना चाह रहा है, और बहुत देर लग रहा है किसी एक शब्द को बताने में, उसमें अंगों का कैसे प्रयोग हो रहा है। ये 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए कि थोड़ा आदमी स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़े, क्योंकि आदमी देखता नहीं है। विशेषकर बनारस जैसे शहर में अब तो यूट्यूब वगैरह आ गया है, यहाँ के लोग सीरियल देखते थे, फिल्म देखते थे, और रंगमंच पर अभिनय करते थे। तो हम जो सेंसेस से जो ग्रहण कर रहे हैं, वो हमें प्रॉम्प्ट करेगा ना एक्ट करने के लिए। तो आप ड्रामा देख के फिल्म नहीं कर सकते, आपके पास अनुभव है ड्रामा का, और आप नहीं, सॉरी, फिल्म का अनुभव है, और आप वैसा एक्टिंग स्टेज पर करने जाते तो मीडियम अलग अलग है। आपको फिल्म के लिए फिल्म देखना होगा, और फिल्म देखने के लिए आपको हिंदी फिल्मों से लेकर के आपको बर्गमैन तारकोसी तक जाना पड़ेगा। तो मैं जब बात कर रहा हूँ तो व्यवहार की बातें कर रहा हूँ, ताकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा भी शुरू हो, भले ही कठिन लगे, है ना। तो अब इसकी बात हमने अपनी किताब में भी की है, क्लासिक सिनेमा में। ये किताब आपके पास तो है ही है ना जी। तो अगर उसमें इसी में कुछ पन्नों में इसमें होगी, तो अगर उसमें आपके फ्रेम में आ रहा हो, जी बिल्कुल आ रहा है ना, तो इसमें ये सब, इन सब चीज़ों पर ही ज़्यादातर बातें हैं कि कई बार क्लासिक सिनेमा कहते किसे हैं। क्लासिक सिनेमा में एक्टिंग, डिक्शन, डायलॉग, डायरेक्शन, लाइट, साउंड क्या होता है, एकदम मतलब भी बदल जाता है। जो मुख्य धारा की फिल्में विश्व में जो चलती हैं, उससे क्लासिक सिनेमा कैसे भिन्न है, किन अर्थों में भिन्न है, अंतर वस्तु किस स्तर पर भिन्न है, आइडिया कैसे भिन्न है, और एक्सप्रेशन के लेवल पर कैसे भिन्न है, पूरी बातें इसमें बताई गई हैं। कि हम लोग बोलते हैं कि एक्टर के लेवल्स होते हैं, गुड एक्टर, बैड एक्टर क्या होता है। तो दिलीप कुमार भी, उत्तम कुमार भी, और मैक्सिम सीडो भी, हम पिछली बार बात किए थे। तो आखिर क्लासिक सिनेमा में एक्टिंग के कितने चरण होते हैं, कितने तरह, कितने प्रकार हो सकते हैं। एक ही एक्टर ली वुलमैन, वो सीन फ्रॉम मैरिज में कैसे एक्टिंग कर रही हैं, पर्सोना में कैसे कर रही हैं, क्राइज एंड विस्पर्स में कैसे कर रही हैं, और जो भी हमने एक बताया आवर ऑफ उसमें कैसे कर रही हैं। वो वहाँ पर जो कर रही हैं, सूक्ष्मता का कैसे प्रदर्शन हो रहा है। जब भी सूक्ष्म होगा तो फॉर्मलेस होगा। वैसे भी इमोशन फॉर्मलेस है, म्यूजिक फॉर्मलेस है, लेकिन फॉर्मलेस को कैसे लाएं कि आपके भीतर चला जाए और इतना गहरा इंप्रेशन छोड़े कि आप जीवन भर उससे बाहर ही ना आ पाए। ये एक्टिंग का लेवल है, और ऐसा लेवल वो लोग दे गए हैं। लेकिन जैसा कि मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जो हो चुका है उधर कम ध्यान देना चाहिए, उसको पाठ के तौर पर तो देना चाहिए, तो और व्हाट हैज बीन डन पर कम ध्यान देना चाहिए। व्हाट हैज टू बी रिमेन्ड, जो किया जाना बाकी है, एक्टर को उस पर ध्यान देना चाहिए, तब कुछ नई चीज लाएगा।
तो जो परंपरा है अच्छी चीज़ होगी क्लासिक फिल्मों की, उसके आगे फिर हम लोग जा पाएंगे। अदरवाइज वो उसी के लेवल पर ही एक्टिंग करते रहेंगे ना। अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारी इंद्रियों ने लिया और फिर हम वो कर रहे हैं, फिर अभ्यास हो गया, अपने आप प्रेमचंद चोपड़ा का हाथ यहाँ पर पैर भी चला गया, जो अपने आप हुआ। इससे आगे कैसे जाए बिना मैनरिज्म लाए? वो यहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन उससे आगे जाने की बात है। तो जो हमारा विजिबल वर्ल्ड है सिनेमा का, उसमें व्हाट हैज़ बीन सीन, व्हाट हैज़ बीन शोन, उधर से मुंह फेर के, निगाह फेर के, व्हाट हैज़ टू बी रिमेन्ड, जो करना भी बाकी रह गया है, उधर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने से क्या होता है, आप नया चीज़ डिस्कवर करें। जो ऑलरेडी प्योर कॉन्शियसनेस का बनाया हुआ है, अपनी कवरिंग हटाएंगे, आप नया चीज़ आप करेंगे, उससे आपकी पहचान, प्रतिष्ठा, प्रशस्ति सब अपने आप हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सर। मैं दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि सर ने जिस किताब के बारे में अभी बताया, क्लासिक सिनेमा, वो ज़रूर पढ़ें। बहुत ही गूढ़ बातें अभिनय और सिनेमा को लेकर के उसमें लिखी गई हैं। तो मैं ये अनुरोध करता हूं कि आप सभी अमेज़ॉन पर ये किताब उपलब्ध है, वहां जाएं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इस किताब को खरीदें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस सुंदर। आपके प्रश्न का उत्तर हो सका? जी सर, लेकिन हम इसको अभी कंटिन्यू करेंगे थोड़े और सुंदर तरीके से और थोड़े डीप तरीके से, जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे हैं कि अभी दर्शकों को समझ आया ना आए, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। हमें परवाह करनी है हमारी अपनी मूल बात को रखने के लिए। तो अपनी मूल बात को रखने के लिए इस एपिसोड को कंटिन्यू और करेंगे सर। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा कि गलत उपचार करने से कितना नुकसान हो जाता है। हाँ, इसलिए घरों में भी जो मंत्र जप वगैरह लोग आमतौर करते रहते हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। ये अक्सर बोला जाता है कि मंत्र पढ़ रहे हो, हाँ, सही से पढ़ना। तो वो उनको ये समझ में आता है सही से पढ़ने, मतलब कि मंत्र पढ़ते समय हलवा चिंता न करें, इतना ही नहीं है। कहाँ पर उदात्त, कहाँ अनुदात्त होना है, कहाँ पर किस स्वर को कैसे लगाना है, ये उनको आना चाहिए। और हमारे जो भारतीय अगर एक्टर ऐसे तैयार हो गए नाट्यशास्त्र अनुसार, वो आम घरों में जाके धार्मिक मन के पुरुष महिलाओं को सिखा सकते हैं हाँ। कि मंत्र को कैसे बोले, मंत्र का उच्चार कैसे करें। हाँ सर, उच्चार करने में ही एक न सही भाव आता है। मैं छोटा सा एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि हर शनिवार को सुंदरकांड हम करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि घर में मेरे पापा और भैया सुंदरकांड पढ़ते हैं तो बस पढ़ देते हैं ऐसे ही, क्योंकि पढ़ना है शनिवार को। कभी कभी मैं भी पढ़ने चला जाता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि बस पढ़ना नहीं है, उसमें उसके बहुत सारे भाव छिपे हैं उसके भीतर। तो जब आप उन शब्दों को सही तरीके से उच्चार करेंगे, भाव से रखेंगे, तो वो पूरा दृश्य दिखता है कि क्या घटा था, क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, पूरी कहानी दिखती है। और तो वो अनुभव में होता है। जाएंगे, शास्त्र में जाएंगे, तो उसी भाव के आधार पर विधियां बनाई गई है। आर्चिक, गाथिक, सामिक ऋषियों ने बनाया, और उसी से हमारे सारे गामा निकला है जी। तो सा पा, ये किस जगह से निकला है, क्यों निकला है, इसीलिए तो एक म्यूजिक का ज्ञान इसलिए होना चाहिए एक एक्टर को। बस इसी के लिए सर ये अगला सवाल मैं कंटिन्यू करने के लिए कह रहा था, जो आप अभी ने जिक्र कर दिया। ये नहीं कि उसको गाना आना चाहिए, हाँ। वो अलग बात है, लेकिन सा कैसे लगाएं, फिर डायलॉग डिलीवरी में प कब लगाएं, म कब लगाएं, ध न कहाँ से आया है, ये स्वर कहाँ से आया है, इसके लिए बाकायदे पाणिनीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा में लिखा हुआ है। और उसको अगर एक्टर ले ले, लेकिन उसको सिखाया जाता है कि स्टैनिस्लैविस्की ने क्या कहा है, हाँ। या विदेशी एक्टर्स ने कैसे क्या किया है। भारतीय पूरा डिटेल में दिया हुआ है, स्वर कैसे लगाएं वो बताया गया है। और मुझे लगता है कि एक सिंगर जो होता है, वोकलिस्ट, और जो एक्टर होता है, दोनों में इस तरह से एक इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप है। और एक्टर के पास एक छोटा सा चीज़ है, म्यूजिक का हो, जबकि म्यूजिशियन एक कंप्लीट म्यूजिशियन होता है, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, लेकिन एक्टर का वो एक अंश होता है। एक्टर कितना बड़ा है, इसलिए उसको अवतार कहा गया है। सर, इसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अगले एपिसोड में इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। जरूर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी गुड विशेस।